हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हिस्ट्री की क्लास में। कक्षा 9 का पार्ट 4 फ्रांसीसी क्रांति। तो हमने अभी तक जो देखा कि फ्रांस में किस तरह से बास्तील के दुर्ग को तोड़ा गया, जनता ने किस तरह से आंदोलन किया, लेकिन क्रांति की शुरुआत कैसे हुई हमें देखा है वहां से। तो जो क्रांति की शुरुआत थी वो होता है कि जब देखा गया कि फ्रांस में सम्राट कौन था, लुई 16वां। इस समय पे क्या हुआ कि पहले क्या था, पहले राजशाही जब शासन था तो वो उसी तरह से उनको किसी भी तरह की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी और राजा अपने अनुसार। आपने इसको पहले देखा कि राजा ने जो करों को में वृद्धि की, जो टैक्स बढ़ाए, और जो कि सिर्फ कौन सा वर्ग पे करता था, तीसरा वर्ग, और कुछ सामंती और विशेष अधिकार थे उन सबको उसको ध्वस्त होना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर जब लुई 16वां था फिर क्या हुआ, स्टेट जनरल इसका गठन हुआ। इसमें क्या था, इसको मान लीजिए एक प्रतिनिधि सभा है, तो अब राजा जो था वो सीधे सीधे करों को नहीं बढ़ा सकता था, राजशाही पर थोड़ा अंकुश लग चुका था। लेकिन इसमें क्या था, जो प्रतिनिधि सभा थी इसमें सम्राट लुई 16वें ने क्या किया, पहले इसको बता दूं, प्रतिनिधि सभा में 3 वर्ग होते थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो ऐसे हर एक वर्ग से प्रतिनिधि वोट करने के लिए आते थे। और इसके बाद जो सम्राट था लुई 16वां, उसने 5 मई 1789 को नए करों का प्रस्ताव हेतु क्या किया, वर्साय में एक स्टेट्स जनरल की सभा का आयोजन कराया। तो उस आयोजन में क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य था करों में, जो नए करों में वृद्धि करनी थी। लेकिन उसके लिए इन प्रतिनिधि सभा की जो स्टेट थे, तीनों स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो पहले और दूसरे वर्ग के कितने 300 प्रतिनिधि आए, उन्होंने अपने भेजे। और जो तीसरा वर्ग था, और जो ये 300 प्रतिनिधि थे, इनको क्या किया गया, इनको आमने सामने बिठाया गया एक 2 कतारों में। और जो तीसरा वर्ग था, तीसरे वर्ग के करीब 600 प्रतिनिधि पहुंचे। तो उनको बैठने के लिए वहां पे कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, उनको उन जो 300 प्रतिनिधि थे उनके पीछे खड़ा कर दिया गया, जो कि तीसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उस समय पे क्या हुआ, तो तीसरा वर्ग था, इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। अब आप सोचेंगे कि शिक्षित, उसमें कुछ कुलीन भी थे, वो क्यों कर रहे थे, परंतु क्यों जैसे कर रहे थे, परंतु क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस समय पे क्या था, जो तीसरे वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे वो थे ये शिक्षित एवं कुछ कुलीन और कुछ मध्यम वर्ग के लोग। क्योंकि जो सभा होती थी राजा की, उसमें किसानों को, औरतों, कारीगरों, श्रमिकों का सभा में प्रवेश वर्जित था, वो नहीं जा सकते थे। लेकिन जब वो नहीं जा सकते थे तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए एक प्रावधान रखा गया कि उनका प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, तीसरे वर्ग के लोग। तो जो 40,000 पत्रों को एकत्रित करके उनकी सूची बनाई गई, तो जिसमें जनता की शिकायतें और उनकी जो कुछ मांगे थी, उनको करीब करीब 40,000 समस्याओं को इकट्ठा करके उन पत्रों को, और जो तीसरा वर्ग था वो उनकी सूची बनाकर लेकर गया और ये वहां पर एक मांग रखी गई। तो जो मांग थी वो क्या थी, उस समय पे ये हुआ कि जो एक एक वोट देते थे तीनों, लेकिन उस समय पे जो तीसरे वर्ग के 600 प्रतिनिधि पहुंचे, इनको व्यवस्था भी नहीं कुछ किया गया। तो इनकी मांग क्या थी कि हर एक व्यक्ति जो उस समय पे सभा में मौजूद है, सभी को प्रत्येक मतदान करने का अधिकार हो, मतलब उनका एक एक मत उनका लिया जाए। तो राजा ने, सम्राट ने इसलिए भी वो अस्वीकार कर दिया दूसरे वर्ग ने, क्योंकि इनके प्रतिनिधि कम थे और वो जो जनता का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व कर रहा था तीसरा वर्ग। तो जब सम्राट ने उसकी बात नहीं मानी, तो जो तीसरा वर्ग था वो असेंबली छोड़कर वहां से वापस आ गए, नाराज होकर उन्होंने वो छोड़ दिया।
तो यहाँ पर जो रूसो की एक और जो पुस्तक थी, मैंने बताया कि रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक की बहुत बड़ी भूमिका रही। उसी पुस्तक के माध्यम में से ये जो तीसरा वर्ग था वो चाह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो सभा का मेंबर है, उसको मतदान का अधिकार हो। और उसमें एक बुक में लिखा है, एक और बुक है दास कैपिटल, बहुत फेमस है। तो रूसो की इस बुक की भी काफी भूमिका रही है। अब जब आपने देखा कि जो तीसरा वर्ग था, जिसको जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, किसान मजदूर मतलब निम्न तबके को, तो वो वहां से जब वापस आ गया, वास्तव में वो क्या था, वो अपना आपको उनका लीडर नेतृत्व उसी का कर रहा था, तो उसको समझते थे। तो क्या होता है, 20 जून को जो प्रतिनिधित्व सभा थी, जो कि इनको इन तीसरे वर्ग की भूमिका निभा रही थी, तो टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए सारे, और टेनिस कोर्ट में एकत्रित होकर वहां पर उन्होंने एक स्वतंत्र संविधान, हम बात करते हैं जो मिराब्बे और आबेशीए। तो मिराब्बे जो था वो एक कुलीन वर्ग का था, लेकिन वो सामंती अधिकारों का विरोधी था। और जो पादरी था सी आबे, तो वो भी जो पादरियों को अलग से जो व्यवस्था की गई थी करना देने की, उसके भी वो विरोध में थे। तो वो एक तरह से तीसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ऐसे लोग। तो इनसे लोग काफी प्रभावित हुए। और हम देखते हैं कि आगे जो इधर पे ग्रामीण इलाकों तक क्रांति का फैलना, दुर्गों का पतन। तो हमने सबसे पहले देखा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बास्तील के दुर्ग को तोड़ा जाता है, वो घटना यहीं से जुड़ी हुई है। तो बास्तील के दुर्ग को तोड़ा गया, तो उसके बाद ये क्रांति धीमे धीमे देहाती ग्रामीण इलाकों तक फैल गई, और वहां पे किसानों ने भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। जो सरकारी दस्तावेज थे, अन्न के भंडार थे, उनको सरकारी दस्तावेजों को जला दिया गया, और जो जो किले थे वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको तोड़कर उनसे अन्न के भंडार लूट लिए गए। लुई 16वें को जब लगा कि इतना विद्रोह हो रहा है, तो इस विद्रोह को देखते हुए जब किसानों ने भी विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो लुई 16वें के द्वारा नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई। नेशनल असेंबली थी क्या, जब हमने देखा कि जब इनके 600 सदस्य गए थे और उन्होंने उसको बाइकाट कर दिया, क्योंकि राजा उसकी मांगों को नहीं मान रहा था, तो उसके बाद उन्होंने स्वयं को टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होकर, उसमें एक पिक्चर बनी है, आप बुक में देखें, टेनिस कोर्ट में जो शपथ लेते हुए, तो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। लेकिन सम्राट उसको नहीं मान रहा था। तो बाद में सम्राट को जब इस विद्रोह के बाद इस असेंबली को मान्यता देनी पड़ी। जो फिर था, देखो उसके बाद कितने परिवर्तन हुए। जो धार्मिक और सामंती कर थे, तो इन करों को समाप्त कर दिया गया, और जो पादरियों को विशेष व्यवस्था की गई थी, जैसे धार्मिक कर लिया जाता था, जिसको हम टाइट बोलते हैं। तो उस जो कृषि का कितना 10% था, तो उस कर को भी समाप्त कर दिया गया। और जो चर्च की संपत्ति थी, तो उस संपत्ति को जब्त कर लिया गया, सामंती कर हटा दिए गए। तो उससे लगभग कितना फायदा हुआ, 20 अरब लिब्रे। यहाँ पर हम देखें तो 20 अरब लिब्रे की जो संपत्ति थी, वो उनके सरकार के हाथ में आ गई। अब यहाँ पे हुआ क्या था, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस था वो एक तरह से अब पूरी तरह से संविधान के द्वारा चल रहा था। तो राजतंत्र था, लेकिन राजा को उसके अधिकारों के माननी पड़ती थी, लेकिन वो एक सीमित हो गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो राजा जो आता था वो आता था इसके अंतर्गत, कार्यपालिका के अंतर्गत, न्यायपालिका। और जो विधायिका थे, मैं जो मुख्य था विधायिका, उसमें करीब 745 सदस्य थे, और वही तय करते थे कि क्या करना। राजा उनकी सलाह परामर्श के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर हम देखें राजनीतिक प्रतीकों के मायने। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसमें बहुत से राजनीतिक प्रतीकों को दर्शाया गया। टूटी हुई बेड़ियां और लट्ठों का इकट्ठा बंधा होना, मतलब वो एकता का प्रतीक थी। और टूटी हुई बेड़ियां गुलामी को तोड़ने की आजादी से। तो ऐसे कई राष्ट्रीय प्रतीकों को उसमें दर्शाया गया। और एक तरह से राष्ट्रीय प्रतीक भी जो हमने बताया, जर्मेनिया की मूर्ति थी,
और उस समय पे जो दिखाया गया एक राष्ट्र की परिकल्पना की गई तो वो भी इससे संबंधित थी। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो क्या हुआ कि फ्रांस में जो राजतंत्र था अब ये इसको खत्म करने पर पूरी तरह से लोग स्थापित हुए। तो और गणतंत्र की स्थापना, पूरी तरह से जो सत्ता थी वो किनके हाथों में, लोगों के हाथों में। लेकिन उस समय पे एक और हुआ, देखो जो असेंबली थी अप्रैल, उस समय पे एक और क्या समस्या थी कि जो वोट का अधिकार था, जो असेंबली में लोग चुने जाते थे तो सबको वोट डालने का नहीं था। करीब 25 वर्ष तो आयु थी, 25 वर्ष आयु होनी थी। उसमें भी जो व्यक्ति अपनी आय का कम से कम 3 दिन की आमदनी का कर अदा करे वही वोट डाल सकता था। उससे कम वाले व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते थे। और काफी सारे इसलिए जो वोट डालने से लोग वंचित रह गए थे, तो उसके लिए भी मांग हो रही थी। यहाँ पे देखते हैं अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रुस्सिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि जब यहाँ पे राजतंत्र खत्म हो रहा था तो राजा ने सोचा कि अन्य देशों, मित्र देशों से सेना बुलाकर उस विद्रोह को दबा दिया जाए। लेकिन नेशनल असेंबली जो थी वो इस चीज को पहले से भाप गई। और नेशनल असेंबली ने क्या किया कि उस समय पे जो राजा था उसके अधिकारों को कम करने के लिए जो मित्र देश थे, जो प्रुस्सिया और ऑस्ट्रिया, इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो उसमें हुआ क्या, ऐसे नेशनल असेंबली जो थी वो एक तरह से सदस्य, एक प्रतिनिधि सभा थी, वो स्वयं तो लड़ नहीं सकती थी। तो अब इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा तो कर दी, लेकिन सेना कहां से आएगी? तो उसमें क्या हुआ कि स्वयं सेवक, तो लाखों जो स्वयंसेवक थे वो सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। और क्योंकि वो प्रतिनिधि सभा का वो उन्होंने जो घोषणा की थी इनके विरुद्ध युद्ध करने की, तो राजा के खिलाफ लड़ने के लिए सेना चाहिए, तो लाखों स्वयंसेवक आए और सेना में भर्ती होने के लिए वो तत्पर थे। अब इसके बाद जो हम देखते हैं तो वो काफी सारे परिवर्तन और भी होते हैं कि जैसे यहाँ पर जब गणतंत्र राजा हारा और उनके विरुद्ध युद्ध हुआ तो फिर क्या, वो जो नेशनल असेंबली थी उसने राजा को, और जो न्यायपालिका थी उसने राजा को दोषी साबित किया। सम्राट तो यहाँ पर हमने देखा कि जो नेशनल असेंबली थी, जब उसको लगा कि राजा वास्तव में अंदर से नहीं चाहता कि गणतंत्र रहे, तो वो उसके विरोध में था, इस विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए राजा सम्राट को न्यायपालिका ने दोषी साबित किया और जो राजा लुई 16वां था उसको मौत की सजा सुना दी गई। और कुछ समय बाद उसकी जो रानी मैरी एंटोइनेट थी उसको भी मौत की सजा सुना दी गई। तो इसके बाद जो और भी घटनाएं आती है, जैसे हुआ कि फ्रांस में आतंकराज, रोबेस्पियर के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे कि महिलाओं को क्या आजादी थी कि नहीं थी वोट डालने का अधिकार, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आप इसको ध्यान से पढ़े, कोशिश किए कि हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आपको दिए, कहीं से भी पूछ लिया जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।